नमस्ते। तो आज हमारा जो सेशन है वो लास्ट सेशन है हमारी ट्रेनिंग का। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 सेशंस में हमने जो जो सीखा उसमें आप लोग ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने अस्पताल में कर पा रहे हैं, कौन सी नई चीजें आपने करना शुरू किया है। आज का जो लास्ट का सेशन है ना, वो उस चीज को लेकर है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग में कोई गड़बड़ी हो रही है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या क्या दिक्कतें आती हैं औरत को। और ये नर्सेस डॉक्टर्स को बहुत देखने को मिलता है वार्ड्स में, ओपीडी में। तो इसके साथ क्या करना है। दूसरा हम सीखेंगे कि दूध निकालने की पद्धत क्या क्या हो सकती है जो हम माताओं को सिखा सकते हैं। और तीसरा, उस दूध को हम अस्पताल में किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं पहले एक प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ और पीछे पीछे से बोलती रहूंगी। ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसमें सबसे पहले हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आपने ये वाली जो फोटो है, ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं, माँ के जो स्तन है वो पूरी तरीके से फूल गए हैं। और किस तरीके से हम समझ सकते हैं फूला हुआ है। एक पहली चीज आप देखेंगे, ये जो साइड का एक बॉर्डर होता है ब्रेस्ट का, वो एकदम फूल गया होता है। नॉर्मली जो नॉर्मल ब्रेस्ट आप देखते हैं, नॉर्मल स्तन देखते हैं, उसका इस तरीके से बॉर्डर होता है। अंदर तो राउंड होता है लेकिन बाहर इस तरीके से होता है। सॉरी, राइट। अगर ये भी बाहर की तरफ फूला हुआ हो, बाहर का ये बॉर्डर, ब्रेस्ट का बाहर का बॉर्डर अगर बाहर की तरफ फूला हुआ हो तो इसमें स्वेलिंग आई है। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत शाइनी है ब्रेस्ट, मतलब बहुत चमक रहे हैं लाइट में, है ना। दूसरा, इसमें ज्यादातर कहीं आपको लालपन नहीं दिखेगा क्योंकि इन्फेक्शन अभी नहीं हुई है, कोई भी जंतु से इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ बहुत ज्यादा दूध जमा हो गया है। तो ज्यादातर ये तीसरे या चौथे दिन आप देखते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में तीसरे दिन, या सिजेरियन का अगर पेशेंट हो तो मे बी 5वें दिन भी आप देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एंगॉर्जमेंट। तो अब मुझे बताइए, दो तरीके के दूध खुलना होता है तीसरे दिन पे। एक होता है एंगॉर्जमेंट और एक बस बोलते हैं फुलनेस। तो फुलनेस क्या होती है, जो हर हर माता को तीसरे या चौथे दिन थोड़े से स्तन खुल जाते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले भी सेशंस में सीखा कि जो ब्रेस्ट होता है, जो स्तन होता है, उसके अंदर एक तरीके का दिमाग होता है। वो क्या करता है, उसको तो पता नहीं है एक बच्चा हुआ है, 2 बच्चा हुआ है, 3 बच्चा हुआ है, क्या हुआ है। तो वो तीसरे दिन एकदम जितना भी दूध उसके पास है सारा एक समय पे निकालता है। ठीक है। लेकिन जो बच्चा है वो छोटा सा मुंह है, छोटा सा थोड़ा 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 दूध ले रहा है। तो जितना दूध आ रहा है और जितना बच्चा दूध निकाल रहा है उसमें एक असंतुलन हो जाता है। इस वजह से थोड़ी छाती खुली हुई लगती है। लेकिन इसमें कभी भी हमको थोड़ी खुली लगेगी, थोड़ी ऐसा लगेगा वजन है उसमें, लेकिन उसमें बुखार नहीं आता है। और आराम से अगर आप दबाते हैं तो दूध निकलता है, बच्चा पीता है तो दूध निकलता है। ठीक है, दर्द ज्यादा नहीं होता है। इसको हम कहते हैं फुल ब्रेस्ट। ये नॉर्मल है, ये हर औरत को होगा तीसरे या चौथे दिन। ठीक है, अगर हम समझे तो इसमें बुखार नहीं होगा, इसमें कोई लालपन नहीं होगा और इसमें आराम से दूध निकलता है। सिर्फ माँ को लगता है थोड़ा सा फूला है, थोड़ा सा वहां वजन है। आप इस चीज को देखेंगे तो ये सिर्फ फूला हुआ ब्रेस्ट नहीं है, ये फूलने से ज्यादा हो गया है। ये इतना ज्यादा हो गया है कि ये जो माँ बोलती है कि दोनों स्तन मेरे पत्थर की तरह कड़क हो गए हैं। माता का ये वर्ड्स यूज करना आप ध्यान रखिए कि पत्थर की तरह कड़क हो जाना। दूसरा वो क्या बोलेगी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तीसरा क्या बोलेगी, हम दबा दबा के निकाल रहे हैं तो भी दूध नहीं निकल रहा है और बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है। तो ये ना फूलने से थोड़ी आगे चली गई है परिस्थिति, इसको हम कहते हैं एंगॉर्जमेंट। तो पहली चीज तो हमको इन दोनों का फर्क करने आना चाहिए। जो फुलनेस है ना, ये नॉर्मल है, जो हर औरत को होती है। लेकिन अगर
बच्चा पहले ही दिन से ठीक से लैच और पोजीशन बना के अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा है और हम उस माता को मदद नहीं कर पाए तीसरे दिन किसी कारण से, एक दिन ऐसे ही निकल गया, तो वो चौथे दिन तक सिर्फ जो मामूली फूलापन था वो एंगोर्जमेंट बन जाएगा और माँ को दर्द होने लगेगा, वो ऐसे चमकने लगेगा लाइट में, उसमें ज्यादा अभी भी जंतु तो आए नहीं है इसलिए लालपन ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन बुखार हो सकता है, मतलब एक दो दिन के लिए बुखार हो सकता है और दूध नहीं निकलेगा, पत्थर जैसी कड़क छाती होगी। ये आपने तो जरूर देखा होगा आपकी प्रैक्टिस में, आपके हॉस्पिटल में। तो आप क्या करेंगे इसके साथ? कोई बोलना चाहेगा अनम्यूट करके कि ऐसे आपने देखा है कि नहीं? मैं थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ शेयर, तो आप में से कोई भी बोलना चाहेगा कि मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ है, तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं आप, अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो, कि आप क्या करते हैं ऐसी छाती के साथ। मराठी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल देती हूँ आगे फिर। अभी हमारे पास टाइम भी कम है, कोई बोल नहीं रहा है तो ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है? तो पहली चीज है, ये जो एंगॉर्जमेंट हमने देखा, ये इसमें होता क्या है, इसमें इतना सारा दूध जम गया है कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स, मतलब रक्त वाहिनी जिसको बोलते हैं, वो इतना दूध हो गया कि वो रक्त वाहिनी को ही दबा दिया है उसने। रक्त वाहिनी, आर्टरीज, वेन्स, इनको ही दबा दिया है। ये दबा, वेन्स को दबा दिया है। इस वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मली आर्टरी इसमें रक्त लेके आती है और वेन्स रक्त वापस लेके जाती है, इतना तो आपको पता होगा। तो क्या होता है, जब दूध इस वेन्स को दबा देती है तो वापस नहीं जा पाता है खून, और खून भी वहां जमा हो जाता है। तो दूध और खून दोनों जमा हुआ है इस छाती में। तो नॉर्मली जब भी हमें कहीं चोट लगती है या हम गिर जाते हैं या स्प्रेन हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, ठंडे से सिकाई करो। ठंडे से क्यों सिकाई करो? जैसे अगर बर्फ है या आपके पास फ्रिज में आइस पैक है, उससे सिकाई करो। तो उससे क्या होता है, ठंडे या बर्फ से सिकाई करने से वो जो रक्त वाहिनी है वो एक तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, तो कोल्ड कंप्रेशन देने की वजह से वो वेजो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं उसको, कि वो पतली हो जाती हैं और इस वजह से स्वेलिंग वहां कम होने लगती है। तो नॉर्मली हम बोलते हैं अरे ये तो कभी भी चोट लगती है तो लोग गरम लगाते हैं ना वहां पे सूजन पे, लेकिन गरम लगाएंगे तो वहां पे और ज्यादा स्वेलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि गरम लगाने से वो जो रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल है वो और ज्यादा खुल जाती है, तो और ज्यादा खून आ जाता है बाहर। तो हमको वो तो नहीं चाहिए। तो ऑलरेडी इतना खून जमा हुआ है, तो हमको ठंडे से सिकाई करनी है ताकि रक्त वाहिनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, छोटी हो जाए, पतली हो जाए और कम हो जाए दूध बाहर आना। तो पहली चीज ठंडे से सिकाई करनी है। तो ठंडे से आप हॉस्पिटल में कैसे सिकाई कर सकते हैं? तो सबसे आसान चीज है कैबेज या पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी से क्या होता है, पत्ता गोभी अगर आप फ्रिज में हमेशा रखेंगे अपने पास, हॉस्पिटल में फ्रिज तो होगा, तो एक दो पत्ता गोभी हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि पत्ता गोभी का जो पत्ता है वो स्तन के आकार का होता है पहली चीज। तो अगर उसको हम ठंडा करके माँ की दोनों छाती पे लगा दें जब उसे इस तरीके की स्वेलिंग हुई है, तो वो बहुत अच्छी अच्छी ठंडक देती है ब्रेस्ट को। अगर आप आइस पैक लगाते हैं, आइस पैक में प्रॉब्लम क्या होता है, आइस पैक का आकार और ब्रेस्ट का आकार अलग होता है। तो पत्ता गोभी का जो पत्ता है वो ऐसे 10-10 मिनट दोनों ब्रेस्ट पे लगा दिया तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको बीच में लगता है वो नरम हो गया है, उसको फेंक के दूसरा पत्ता लगा सकते हैं। तो ऐसे टोटल 10 से 15 मिनट अगर आप ठंडे से सिकाई करें ब्रेस्ट पे, तो काफी आप देखेंगे, ये आपको करते जाना होगा पूरे दिन। और कब करना है, जब बच्चा सो रहा है, 2 फीड के बीच का जो समय होता है उसमें 10 से 15 मिनट दोनों ब्रेस्ट पे पत्ता गोभी के पत्ते लगाने हैं। ये आप 1 से 2 दिन करते रहें, हर 2 घंटे में बीच में लगाते रहें, तो
इससे देखेंगे कि बहुत ब्रेस्ट नरम होना शुरू होते हैं। तो ठीक है, एक चीज वो कर सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे को ना ऐसी फूली हुई छाती पे लैच करने में बहुत दिक्कत होती है। आप कितना भी अच्छा पोजीशन दे दें, लेकिन क्योंकि उसका निपल और उसका काला भाग पूरा का पूरा फूला हुआ है, तो बच्चे को वहां पे मुंह लगाने में, लैच करने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उंगलियों से निपल के अराउंड दबाकर, वहां पे पानी है ना, पानी, दूध जो भी है उस या खून, उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमेशा के लिए तो नहीं दूर होगा, सिर्फ मेरे ख्याल से 5 मिनट के लिए हो सकता है दूर हो जाए। अगर 5 मिनट के लिए भी दूर हो जाए तो बच्चा उस 5 मिनट में अच्छे से लैच कर लेगा और दूध पीना शुरू करेगा। जैसे जैसे दूध पीना शुरू करेगा वो छाती अपने आप ही हल्की होगी। तो ये देखिए, ये माँ खुद भी कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। ऐसी उंगलियां निपल के साइड में लगाई हुई हैं, यहाँ पे अंगूठे लगाए हुए हैं दोनों तरफ, ये 3 उंगलियों से किया जा रहा है, ये 5 उंगलियों से निपल के आसपास का पूरा जो काला भाग है वो अंदर की तरफ दबाया जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है जब इस तरीके से छाती फूली हुई हो। तो मैंने 2 चीजें बताई। एक तो आप 2 फीड के जो बीच का टाइम है जब बच्चा सो रहा है, तब आप ठंडे कैबेज या क्या बोलते हैं उसे, पत्ता गोभी से सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। और जब फीडिंग का टाइम, ये बीच में नहीं करना है, ये जब फीडिंग के जस्ट पहले करना है, जब बच्चे को हम हाथ में लेते हैं और पिलाना है उसको, जस्ट उसके पहले 1-2 मिनट के लिए आप ये करेंगे ना, तो अपने आप यहाँ से जितना पानी दूध है वो पीछे चला जाएगा और बच्चा मुंह लगा पाएगा। तो जस्ट फीडिंग के पहले ये करना है। तीसरी चीज आप कर सकते हैं कि हमने बात की है ऑक्सीटोसिन की, कि ऑक्सीटोसिन जो मेन हार्मोन है दूध निकलने वाला, तो जब माँ को बहुत दर्द हो रहा है छाती में, तो क्या ऑक्सीटोसिन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उस दर्द को कम करने के लिए एक तो माँ को कोई ना कोई पेन किलर्स चालू रखिए। दूसरा, गर्मी देने से थोड़ा सा दिमाग से ऑक्सीटोसिन निकलना शुरू होता है। तो आप ये करने के साथ साथ या इसके जस्ट पहले एक गरम तौलिया, बहुत ज्यादा गरम नहीं, जलना नहीं चाहिए, वो दोनों ब्रेस्ट पे रख सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये निकलने लगेगा ऑक्सीटोसिन, और उसके बाद ये करके फिर बच्चे को अटैच करें। तो आप बोलेंगे आप गरम भी बोल रहे हो, ठंडा भी बोल रहे हो, तो हमको समझना है कि ठंडक से स्वेलिंग कम होती है। तो 2 फीड के बीच में करना है ये, कभी भी जब बच्चा सो रहा हो, जब फीडिंग नहीं हो रही है, तो 10 से 15 मिनट दोनों ब्रेस्ट पे पत्ता गोभी के पत्ते लगाने हैं। दूसरी चीज, जस्ट जब फीडिंग का टाइम हो या जस्ट आपको पता है बच्चा उठने वाला है, तो दोनों ब्रेस्ट पे थोड़ा सा गरम तौलिया रख दे, ताकि दिमाग से अच्छे से ऑक्सीटोसिन निकल सके, ठीक है। और वो कितने देर में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। और फिर उसके बाद आप जरा सा निपल के आसपास दबाकर इस पानी को पीछे कर दें जो भी अंदर फंसा हुआ है, और फिर बच्चे को अच्छे पोजीशन और लैच से फीड करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम एंगॉर्जमेंट और फूले हुए ब्रेस्ट से भी अच्छी तरीके से दूध पिला सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, दिमाग होता है ब्रेस्ट के अंदर, तो वो तीसरे चौथे दिन बहुत सारा दूध निकालता है, और बच्चा तो थोड़ा सा ही ले रहा है, इस वजह से फूलना होता है। जब ये 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहता है, तो ब्रेस्ट के दिमाग को समझ जाता है कि एक ही बच्चा है शायद, और उसको इतने दूध की जरूरत नहीं है, तो वो अपना जो जितना भी दूध बना रहा है वो थोड़ा कम कर देता है। और ये आप देखेंगे फिर आगे नहीं होता, ये चौथे, पांचवें, छठे दिन के बाद ऐसे फूलना नहीं मिलेगा आपको। तो बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस तरीके का फूलना या एंगॉर्जमेंट देखने को नहीं मिलता ज्यादा। तो ये सिर्फ उसी समय का प्रॉब्लम है, तो उस समय हम इसे इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब ये जो फोटो है ना, ये सिजेरियन की माताओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमने देखा है कि सिजेरियन में क्या होता है, कितनी बार 2-2 दिन हम 48 घंटे तक माताओं को आईवी फ्लूइड्स पे रखते हैं।
पहले एनएस लगाएंगे, फिर आरएल लगाएंगे, फिर एनएस लगाएंगे, फिर डीएनएस लगाएंगे, फिर डी5 लगाएंगे, कुछ ना कुछ हम लगाते रहते हैं। वो खाती नहीं है ठीक से, तो 2-2 दिन तक इतना सारा पानी चला जाता है माँ के अंदर कि वो पानी से पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, और पूरे शरीर के साथ साथ ये ब्रेस्ट में भी सूजन हो जाती है। तो ये सिजेरियन की माताओं में भी बहुत फायदेमंद है लैचिंग कराने के लिए। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर हुई है। अब दूसरी चीज हम देखेंगे, आपने ये भी देखा होगा फोटो अपने प्रैक्टिस में जरूर, जिसमें सॉरी इसको हम कहते हैं मैस्टाइटिस। अभी हमने जो देखा था एंगॉर्जमेंट या जस्ट फूलना, उसमें कोई भी जंतु संसर्ग नहीं हुआ था, कोई इन्फेक्शन नहीं हुई थी। लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाए उस परिस्थिति को, और वो और दूध भरता चला गया अंदर, और माँ को और दर्द हो रहा है और दूध, और जब भी दूध भरा हुआ है तो वो जंतुओं के लिए एक बहुत अच्छा खाना होता है। तो अगर 1-2 दिन में ही हमने उस एंगॉर्जमेंट को कम नहीं किया तो क्या होगा, वहां जंतु आएंगे, और जंतु आके धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। और इस तरीके से ही कोई भी एक लोब, मैंने बताया था आपको ब्रेस्ट में बहुत सारे अलग अलग गुच्छे होते हैं, तो ये एक गुच्छे के अंदर आप देखते हैं 1 या 2 गुच्छे में जंतु संसर्ग हो गया है। तो आप उसको किस तरह से पहचानेंगे, एक तो ये बहुत लाल हो जाएगा, ठीक है, और आपको दोनों ब्रेस्ट में नहीं मिलेगा, एक ही साइड में मिलेगा। जबकि ये बता रहा है, ये जो स्लाइड है वो ये बता रहा है कि ये जो मैस्टाइटिस का मतलब है जंतु संसर्ग होना ब्रेस्ट में, इसमें और वो सिंपल एंगॉर्जमेंट जो हम देख रहे थे, फूला हुआ ब्रेस्ट, उसमें क्या फर्क है। तो जंतु संसर्ग तब होता है जब लाल है ब्रेस्ट, एक ही ब्रेस्ट में ज्यादातर दिखेगा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा माता को, और उसमें एक कड़कपन होगा, आप उसको टच करके देखेंगे, माँ को जरूर बुखार आ रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा जैसे बीमार है, ऐसे उठने का मन नहीं होगा। जैसे हमको बीमारी में क्या होता है 2-3 दिन पहले, वैसी पड़ी रहेगी बिस्तर पे। जबकि एंगॉर्जमेंट में क्या होता है, खुला हुआ है ब्रेस्ट लेकिन लालपन नहीं है, दर्द है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। और अगर हम उसको जो चीजें मैंने बताई, पत्ता गोभी, फिर गरम फीडिंग के पहले गरम लगाना, और फिर गरम कपड़ा लगाना, और फिर हाथ से दूध और पानी पीछे करना, इससे ना अब बच्चा पी लेता है और दर्द कम हो जाता है। लेकिन मैस्टाइटिस में दूध पीने के बाद भी दर्द कम नहीं होता है, और इसमें बुखार आएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा, और माँ इतनी ज्यादा बीमार दिखती नहीं है। तो आपको ये दोनों का फर्क करने आना चाहिए, हमें हर चीज के अल्ट्रासाउंड करना नहीं है, और वैसे भी अल्ट्रासाउंड में इसमें ज्यादा कुछ दिखेगा भी नहीं। तो ये आपको देख के समझना चाहिए कि इसको जंतु संसर्ग हो गया है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट सबसे पहला है कि ऑफ कोर्स आपको इसके लिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक चालू करनी है, क्योंकि जंतु संसर्ग हो गया है। अगर हम इसको ऐसे का ऐसे छोड़ दें और इसको भी हम 1-2 दिन 3 दिन मैनेज नहीं कर पाए, तो यहाँ पे जाके पस जमा होने लग जाएगी, और पस को हम क्या बोलते हैं, एप्सिस। तो आप ऐसी भी औरतों को देखेंगे कि तो यहाँ पे ऐसे गोल पस का एक कॉइन जितना या एक गोटी जितना यहाँ पे पस जमा करके ले आती है। तो जब मैस्टाइटिस नहीं संभालते तो वो एब्सेस बन जाता है। तो हमको यहाँ पे एक एंटीबायोटिक देना है। तो ज्यादा लोग बहुत कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, हमको इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, गोली खिलानी है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, कम से कम 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट तो होता है एक बार मैस्टाइटिस हो गया तो। और दूसरा, जैसे डॉक्टर तुषार अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए कि ज्यादातर जो आजकल एंटीबायोटिक हम प्रेफर करते हैं मैस्टाइटिस के लिए, वो है कुछ तो क्लॉक्सासिलिन रिलेटेड। तो हम एमॉक्स क्लॉक्स दे सकते हैं, एमपी क्लॉक्स दे सकते हैं, और वो अच्छा डोज में होना चाहिए। मतलब हम लोग यूजुअली 500 मिलीग्राम 4 टाइम्स अ डे देते हैं ना क्लॉक्सासिलिन। तो अगर वो एमपी क्लॉक्स के साथ है, एमॉक्स क्लॉक्स के साथ है, तो भी वैसे ही हमको मैनेज करना होगा, और ये कम से कम 2 हफ्ते। दूसरी चीज हमको क्या करनी है, ये किस वजह से हुआ है, दूध साटने की वजह से, दूध के कलेक्शन की वजह से। तो हमको दूसरा वही चालू रखना है जो एंगॉर्जमेंट में करते हैं, कि पहले स्वेलिंग कम करने के लिए फीड के बीच में पत्ता गोभी लगाना दोनों ब्रेस्ट पे 10 से 15 मिनट तक। फीडिंग के जस्ट पहले आप उसको थोड़ा सा गर्म कपड़ा लगा के नरम ये ऑक्सीटोसिन फ्लो पैदा कर सकते हैं, और उसके बाद कड़क छाती को उंगलियों से
निपल के आसपास दबाकर थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं दूध बच्चे को लैच और पोजीशन करने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों से ये हैंडल हो जाना चाहिए, ठीक है। क्रैक निपल्स की, सॉरी, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमने इसको हैंडल नहीं किया तो आगे जाके ब्रेस्ट एब्सेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई औरत ब्रेस्ट एब्सेस लेके आती है तो आप क्या करेंगे? आप क्या ऑपरेशन करेंगे उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके उसको काट के ऑपरेशन करेंगे? नहीं। आजकल के जमाने में हम लोग ऑपरेशन बहुत ही कम करते हैं एब्सेस के लिए या पस हो गया है उसके लिए। ज्यादातर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड की मदद से, अगर अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, यहाँ पे बस एक सिरिंज और नीडल लेकर उसको एस्पिरेट कर लेते हैं या निकाल लेते हैं पस को। उससे माता को कम दर्द होता है और कम ब्रेस्ट फीडिंग में कम दिक्कतें आती हैं बाद में। तो अगर एक ही जगह एब्सेस है तो ये आसान है, लेकिन अगर बहुत बड़ी एब्सेस हो गई है, जैसे कितनी बार इतना बड़ा हो जाता है और बहुत जगह हो जाता है, तो ऐसी जगह पे ना फिर शायद हमको ऑपरेशन थिएटर में जाके काट के निकालना पड़े। लेकिन ज्यादातर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। काटने से एक इंसिशन एंड ड्रेनेज जिसको हम बोलते हैं IND, वो करने से ना माता के मन पे भी एक असर पड़ता है कि मेरे ब्रेस्ट पे ऑपरेशन हो चुका है, तो उसी से उसका ऑक्सीटोसिन कम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत तकलीफ देता है माँ को। तो इससे अच्छा है सिरिंज और नीडल से निकाल दें। और उसके बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग क्या शुरू रख सकते हैं, हम मैस्टाइटिस में भी शुरू रख सकते हैं, हम ब्रेस्ट एब्सेस हो गया, अगर पस हो गई तो भी शुरू रख सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये जहां बच्चा निपल और एरियोला पे लैच करके दूध पी रहा है, यहाँ पे पस नहीं होनी चाहिए। तो आपने जो भी किया है, IND किया है, निडल से निकाला है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा तो खुला हुआ है ना, तो वो बच्चे के मुंह में नहीं जाना चाहिए। अगर ये दूर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच्चा दूध पी सकता है। हमने देखा है कि अगर माँ को किसी तरीके का बुखार आया है, कोई जंतु संसर्ग हुआ है, तो दूध में उस जंतु के साथ साथ उसका एंटीबॉडी भी जाता है, इसीलिए बच्चे का प्रोटेक्शन होता है, बच्चा बच जाता है। लेकिन फिर भी आपको बच्चे को मॉनिटर करना है। जब भी बच्चा मैस्टाइटिस के दौरान या एब्सेस के दौरान दूध पी रहा है, आप जिस बच्चे पे नजर रखिए कुछ दिन कि बच्चे को क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है ना, पर दूध पिलाना बंद नहीं करना है। तो कितनी बार यहाँ पट्टी भी लगी रहती है, अगर काट के ऑपरेशन किया है तो कोई बात नहीं, पट्टी लगे रहने दो, बस ये पस बच्चे के मुंह में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। क्रैक निपल्स की हमने बात पिछले सेशन में भी की थी। ये क्रैक निपल्स क्यों होते हैं? जब भी बच्चा नीचे पूरे एरियोला पे मुंह ना लगा के सिर्फ और सिर्फ निपल पे मुंह लगाता है, लैच करता है, तो क्या होता है, यहाँ तो दूध इतना कुछ आ नहीं रहा है, इस दूध आने के लिए पूरा ये काला भाग दबाना पड़ता है उसको दूध निकालने के लिए। तो क्या होता है, दूध नहीं आता, वो और दो जोर जोर से उसको खींचता है, तो माँ को इस तरीके से कट हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्रैक निपल्स। तो इसका इलाज सिंपल है। सबसे पहले तो लैच और पोजीशन ठीक करो, बच्चे माँ को सिखाओ को कैसे ये एरियोला पे लैच करना है। क्रॉस क्रेडल पोजीशन आप यूज कर सकते हैं, फुटबॉल यूज कर सकते हैं। और इसमें ना कोई बाहर से ट्यूब लाके लगाने की जरूरत नहीं है। जो हाइंड मिल्क होता है, दूध के आखिरी का जो चर्बीदार दूध होता है, उसके कुछ ड्रॉप इसमें हर फीड के बाद लगाना है, फीडिंग बंद नहीं करनी है। तो यहाँ लगाते रहेंगे तो 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। ये आपने देखा होगा, इसको कहते हैं मिल्क ब्लिस्टर। मिल्क ब्लिस्टर मतलब जैसे बताया था कि स्तन में ना बहुत सारे ऐसे गुच्छे होते हैं जो दूध बनाते हैं, और ये एक एक नली के द्वारा, एक एक नली ऐसी आती है, ऐसे 9 से 15 नलियां होती हैं छाती में, एक स्तन में, जो दूध लेके आके यहाँ निपल से दूध निकलता है। तो ये क्या हुआ है, ये एक वो नली ब्लॉक हो गई है। एक नली ब्लॉक होने से इसके पीछे बहुत सारा दूध इकट्ठा हो गया है। तो ये एक तरीके का पिंपल जैसा है। जैसे 13 से 12-13 साल की लड़कियों को आपने देखा होगा, पिंपल हो जाते हैं चेहरे पे, वो पीछे पस कलेक्ट होने की वजह से होता है। यहाँ पीछे दूध कलेक्ट हुआ है, या पस नहीं है ये। तो दूध कलेक्ट होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो एक नली है ये ब्लॉक हुई है। तो इसका क्या क्या करना है इसको? तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दूध पीछे भी इकट्ठा है, तो हम ना माता को बोल सकते हैं कि हर बार दूध पिलाने से पहले थोड़ा सा
एक गरम कपड़ा, जैसे छोटा सा थोड़ा वार्म वाटर, ज्यादा गर्म पानी में नहीं, डुबा के यहाँ पे थोड़ा सा लगाएं, जहाँ पे दूध, ये जो अगर ये नली है तो इसके ऊपर ही होगा ना, तो इसके ऊपर लगा के उसको थोड़ा सा मसाज करें। इस तरीके से मसाज करें कि आप उसको, उसके दूध को निपल की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरफ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे थोड़ा सा उंगली से मसाज करें आराम से, ताकि हर, और बच्चे को अच्छे से लैच करें ताकि वो ही इस अच्छे से खींच के इस ब्लिस्टर को फोड़ दे, पीते पीते फोड़ दे। इसके अंदर पस नहीं है तो हमको डरने की बात नहीं है, इसमें से दूध ही निकलेगा। तो हमको इसके ऊपर की नली मसाज करनी है दूध पिलाने से पहले, और कोशिश करनी है अच्छे से लैच करके बच्चा ही फोड़ दे इसको। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है, माँ को बहुत ज्यादा दर्द होता है इसमें, तो ऐसा कर सकते हो आप, वो माँ को अगर वो घर पे है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम लोग पिंपल कैसे फोड़ते हैं 2 उंगलियों के बीच में, माँ को बोल सकते हैं ये 2 उंगलियों के बीच में दबा के फोड़ दो। और उसके बाद क्योंकि यहाँ जख्म हो जाएगा, तो हर बार फीडिंग के बाद यहाँ पे थोड़े से हाइंड मिल्क के 2-3 ड्रॉप लगाने हैं। अगर ये आपके पास आई है तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी नीडल लेके, पतली नीडल लेके जो साफ है, स्टेराइल है, इसको फोड़ सकते हैं। हो सकता है उस समय थोड़ा दर्द हो, उसके बाद ठीक हो जाता है ये। और बस अगले कुछ दिनों में ध्यान रखना है कि दोबारा ना ये बन जाए। तो ये तब बनता है, ये बनता क्यों है अगर आप पूछें, तो ये इसलिए भी बनता है कि अगर ब्रेस्ट ठीक से खाली नहीं हुआ है, एम्प्टी नहीं हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। दूसरा होता है कि आजकल बहुत औरतों का ना डिलीवरी के बाद बहुत चर्बीदार चीजें खिलाई जाती हैं, जैसे अरे तुमको तो वजन बढ़ाना है इसीलिए इसका लड्डू खाओ, उसका लड्डू खाओ, तो उसमें वो घी बहुत खा लेती हैं। तो घी सैचुरेटेड फैट होता है उसमें, तो घी, बटर, ये चीजें ज्यादा खाने से और बहुत ज्यादा दूध पीने से क्या होता है, ये जो माँ का दूध है ना, ये भी चिकना ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा चिकना होने की वजह से इसको हम कहते हैं क्लॉग्ड डक्ट, मतलब ये जो नली है वो बंद हो जाती है उसकी वजह से। तो हम उसके खाने में भी बोलते हैं कि इतना ज्यादा घी, दूध और मक्खन खाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे तो पता नहीं आपके वहां पे कैसे होता है और आपने वहां पे देखा है कि नहीं, हम बात करेंगे। लेकिन जनरली इस वजह से ये देखा गया है। तो डाइट में भी थोड़ा, खान पान में भी बदलाव करना होता है, और एक बार ये फोड़ने के बाद हम इसको थोड़ा सा मसाज करते रहते हैं फीडिंग के पहले। क्लॉग डक्स की मैं जो बात कर रही थी, वो बाद में जब आप फोड़ देंगे उसको, तो आप देखेंगे माँ बताएगी कि ऐसी दूध ना, क्योंकि दूध अंदर जमा हुआ था, बच्चे के मुंह से निकलता है ये। तो एक माँ ने ये बच्चे के मुंह से निकाल के दिखाया था। ये ब्रेस्ट से भी अगर आप दबाएंगे तो निकल सकता है इस तरह का। ये कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ एक नली में दूध जमा हुआ दूध है ये। ठीक है। आखिरी चीज, हाँ, आखिरी चीज बताना चाहूंगी कि ये बहुत कम चीज, इसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है। इसको कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। जो जंतु संसर्ग है हम हमेशा सोचते हैं बैक्टीरिया है, लेकिन फंगस भी बहुत बार होती है। तो इसको हम पता कैसे लगाएंगे, तो इसमें ना बाहर देख के कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है। कभी कभी सिर्फ ये जो निपल का आसपास का एरिया है वो आपको थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है, गुलाबी गुलाबी दिखेगा। दूसरा, माँ जो बोलेगी उस पर ध्यान देना है। माँ क्या बोलेगी कि मुझे ना फीडिंग के बाद, फीडिंग जब खत्म हो गई है, बच्चे ने छाती छोड़ दी है, तो उसे जलता रहता है ब्रेस्ट काफी देर तक, और ऐसा लगता है कहीं अंदर जल रहा है पूरे ब्रेस्ट में। वो बता भी नहीं पाएगी कि कहाँ पर, अंदर कहीं तो जल रहा है, कहीं तो ऐसा लग रहा है कोई वहां पे पिन चुभा रहा है मुझे, या बहुत जोर से दर्द होता है, लेकिन मैं बता नहीं सकती कहाँ पे। ये इस वजह से होता है क्योंकि फंगस, फंगस यहाँ पे अंदर कहीं नलियों में बन रही है। तो फंगस क्यों बनती है, ज्यादातर उन माताओं में बनती है जिनको बहुत एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं। जैसे सिजेरियन के दौरान काफी बार बहुत एंटीबायोटिक देते हैं हम, तो उनको आगे जाके ना एंटीबायोटिक की वजह से यहाँ पर फंगस हो जाती है। दूसरा कारण है कि अगर क्रैक निपल हुआ है इस तरीके से, तो ये जो क्रैक निपल में फंगस जो त्वचा पे रहती है वो इस क्रैक की वजह से अंदर घुस जाती है। नॉर्मली नहीं घुसती, लेकिन ये कटा हुआ होने की वजह से घुस जाती है। तो फंगल इन्फेक्शन इस वजह से ब्रेस्ट पे बहुत होता है। और अगर माँ, बच्चे के मुंह में भी फंगस है ना, तो वो तो इस पे हर बार मुंह लगा रहा है ना, तो बच्चे के मुंह से भी आ जाता है।
तो ये है फंगल इन्फेक्शन। इस पता कैसे लगाएंगे कि फीड जब खत्म होती है उसके बाद माँ बोलेगी कि ये तो पूरा दिन मेरे ब्रेस्ट में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टोच रहा है, या पिन से कोई चुभा रहा है, या बहुत जोर से दर्द होता है, तो इसको हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। इसमें इलाज माँ का भी होगा, बच्चे का भी होगा, दोनों का होगा, क्योंकि सिर्फ माँ का इलाज करके फायदा नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे के मुंह में है तो ये वापस हो जाएगा माँ को। तो बच्चे को और माँ को दोनों को इलाज करना है। इसमें हम यूजुअली माँ को यहाँ डॉक्टर तुषार डॉक्टर है, तो यूजुअली हम लोग फ्लूकोनाजोल जो नॉर्मली कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन के लिए देते हैं वो देते हैं माँ को, और वो हम कम से कम 2 से 3 हफ्ता देते हैं, क्योंकि ये जाने में बहुत समय लगता है। तो कब तक देना है? जब तक माँ को ऐसा लगे कि मेरा सारा दर्द बंद हो गया है, और उसके भी बाद 1 हफ्ते तक। ठीक है, तो माँ को बताना है जिस दिन आपको लगे कि दर्द मेरा पूरा बंद हो चुका है उसके बाद भी 1 हफ्ते खाना है। तो रोज 1 गोली देते हैं फ्लूकोनाजोल की। और बच्चे के लिए, बच्चे के मुंह में अगर हमारे पास कैंडिड माउथ पेंट है जिसको हम क्लोट्राइमाजोल बोलते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो है नहीं हमारे पास तो जेंशन वॉयलेट पेंट भी लगाते हैं, वो बहुत डाइल्यूट करके 1% या 0.5% पे बच्चे के मुंह में लगाते हैं हर फीड के बाद। इनफैक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि जेंशन वॉयलेट निप्पल पे और ये काले भाग पे लगा दें और बच्चे को इसके मुंह में लगा दें, क्योंकि बच्चे के मुंह में उंगली डाल के लगाना मुश्किल होता है। तो इसके ऊपर लगा दें, ब्रेस्ट के ऊपर, और बच्चे को फीडिंग के लिए ले लें। तो क्या होगा, बच्चा फीड करेगा तो ये सारा जेंशन वॉलेट उसके मुंह में लग जाएगा। तो हम रूरल एरियाज में जहाँ पे पैसे की कमी है, फैसिलिटीज की कमी है, हम कहते हैं जेंशन वॉयलेट डाइल्यूट करके 1% के उसमें आप लगा सकते हैं 5 दिन मैक्सिमम। तो इससे ये फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा उसका। अभी हमको सीखना है हैंड एक्सप्रेशन। तो पहले मैं ये स्टॉप करती हूँ शेयर, और मैं जरा सुनना चाहूंगी कि मैंने जो भी बोला ये चीजें आपने देखी हैं क्या आपके अस्पताल में। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता नहीं आपकी वहाँ पे आप किस तरीके से मैनेज करते हैं चीजों को। तो डॉक्टर तुषार अगर आप बोलना चाहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, या नीलोफर, या कोई भी नर्स। कि ये चीजें वहाँ क्या देखी हैं हमने, और हम किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करते हैं हिमलकसा में। अनम्यूट 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 नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ डॉक्टर तुषार बोलिए, आप अनम्यूट हो गए हैं। मैम एक्चुअली मैं गायनेक का नहीं देखता ज्यादा, तो पढ़ा है लेकिन मैंने इधर नहीं देखा है अब तक, बस मैंने सुना है। अच्छा अच्छा, तो फिर सिस्टर्स बोले, कोई कोई सिस्टर बोले, कौन बोलना चाहेगा? वैसे किसी को भी मैंने तो म्यूट नहीं किया है, तो अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अगली चीज की तरफ जाते हैं, वो है हाथ से दूध निकालना। तो वहां तो आपने देखा ही होगा वार्ड्स में कैसे हाथ से दूध निकालती होंगी माताएं। तो लेकिन एक टेक्निक होता है इसका भी ना, अगर उस तरीके से हमने किया तो उस तरीके से करने से ज्यादा दूध निकलता है। तो अगर ये ब्रेस्ट है तो हम जनरली माँ को क्या बोलते हैं, अगर इस तरीके से ब्रेस्ट है, ठीक है, तो हमको यहाँ नहीं पकड़ना है, क्योंकि निप्पल और उसके आसपास जो काला भाग है यहाँ पे तो नलियां होती हैं दूध की। अगर यहाँ पकड़ के दूध निकालने की हम कोशिश करें इस तरीके से, तो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम तो नलियों को ही दबा रहे हैं, तो दूध नहीं निकलेगा। तो हमको जिस तरीके से बोला गया है कि लैचिंग में भी काले भाग से थोड़ा दूर ही रहना है, तो इस तरीके से पकड़ के, ऐसे पकड़ के इसको पहले छाती की तरफ दबाना है, उंगली को छाती की तरफ दबाना है, ऐसे ऐसे, और फिर आगे की तरफ। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं साइड से दिखा देती हूँ।
तो मैंने इसको थोड़ा सा एरियोला के इस काले भाग के पीछे पकड़ा है, ठीक है। मैं इसको आगे उंगलियों को नहीं हिलाऊंगी, सिर्फ उंगली वहीं की वहीं रहेगी। इसको पहले छाती की तरफ दबाया, फिर आगे की तरफ लिया, छाती की तरफ दबाया, आगे की तरफ लिया, छाती की तरफ दबाया, आगे की तरफ लिया। ये है हैंड एक्सप्रेशन का टेक्निक। अगर यहाँ से ऐसे दूध आना बंद हो गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हाथ को बदल सकते, हो सकता है यहाँ के जो गुच्छे हैं वो दूध से खाली हो गए हैं, तो आप इसको अभी यू शेप में कर लीजिए। अभी आप ऐसे भी, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो ऐसे दूध निकाल, ऐसे ही ठीक है। चलो देखो, ऐसे पहले ऐसे दिखा देती हूँ। तो ऐसे किया, ऐसे किया, पीछे की तरफ, फिर आगे, पीछे की तरफ, फिर आगे। आप देख सकते हैं मेरा हाथ उंगली वहीं की वहीं है जहां पे है, ठीक है। पीछे किया, आगे किया, पीछे किया, प्रेस किया, छोड़ा, पीछे किया, प्रेस किया, छोड़ा, पीछे किया, प्रेस किया, छोड़ा, ठीक है। ऐसे आपको उंगली घुमाती जानी है, पीछे किया, प्रेस किया, छोड़ा, ठीक है, उंगलियां घुमाती जानी है। तो जब तक दूध आ रहा है 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, इसको हम कहते हैं हैंड एक्सप्रेशन या हाथों से दूध निकालना। तो आपको दोबारा एक बार उसका ये दिखा देती हूँ डायग्राम। तो अगर आप ये देखें तो हमेशा हाथ से दूध निकालने से पहले, जैसे मैंने बताया, ऑक्सीटोसिन बहुत जरूरी होता है। तो जिस कारण से माँ हाथ से दूध निकाल रही है, जैसे बच्चा अलग है, आईसीयू में है बच्चा, या एंगॉर्जमेंट हुआ है, दर्द हो रहा है, तो इन सभी परिस्थितियों में ना ऑक्सीटोसिन ठीक से निकलता नहीं है। तो आप कितना भी हैंड एक्सप्रेशन कर लें, दूध आएगा नहीं। तो इसीलिए उसके पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। तो गोल 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 अपने हाथों से ही आराम से ऊपर सतह पे, तेल भी लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रेस्ट को तकलीफ नहीं देनी है। जैसे बहुत बार देखा गया है, जो घर पे बाई आती है बच्चे के लिए, वो इतनी जोर जोर से ब्रेस्ट को दबाती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हल्के से गोल 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 ब्रेस्ट को मसाज करें, या उंगलियों से ऐसे ऊपर नीचे इसको स्ट्रोक करें, मतलब सहलाएं, या दोनों ब्रेस्ट आगे झुके, दोनों ब्रेस्ट को हवा में आने दे और उसको शेक करें। मैं आपको अभी दिखाऊंगी वीडियो अब इसके बाद, ये शेयरिंग करने के बाद। तो इसमें कैसे बताया था, दो दो उंगलियां हैं यहाँ पे, देखिए। हाँ, ये दो उंगली देख रहे हैं, नीचे की उंगली, ऊपर की उंगली, तो ये काले भाग के जस्ट थोड़ा पीछे है। तो अब ये पीछे की तरफ उंगलियां लेके जानी है, उसके बाद आगे की तरफ लेके आनी है, प्रेस करना है, छोड़ना है, ठीक है। ये सब आप क्या लिखा है भूल जाइए। पीछे की तरफ लेना है, फिर आगे की तरफ लेना है, दबाना है, छोड़ना है, ठीक है, फिर दूध आता है अच्छे से। ओके, तो एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो किस तरीके से मैं बोल रही हूँ, कि अगर ये ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट को हम ऐसे ऐसे पूरे ब्रेस्ट को सिंपल उंगलियों से मसाज कर सकते हैं एक्सप्रेशन के पहले, या पूरे हाथ से ऐसे ऐसे कर सकते हैं ब्रेस्ट को, ज्यादा उसको दर्द नहीं देना है। दूसरी चीज हम कर सकते हैं, उंगलियों से ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन आने लगता है ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक और चीज उन्होंने बोली है कि माँ को बोलो ऐसे आगे झुके, तो दोनों स्तन ऐसे हवा में आ जाएंगे, और ऐसे 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 उसको दाईं तरफ बाईं तरफ, दाईं तरफ बाईं तरफ, ऐसे ऐसे करे, स्तन को धक्का दे। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा उस जो दूध इकट्ठा हुआ है उस गुच्छों में, वो बाहर थोड़ा सा आने लगता है बाहर। तो ऐसे 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 ऐसे। एक और चीज आप कर सकते हैं कि जो पीछे का भाग होता है, यहाँ पे दो हड्डियां होती है ना पीछे, उसके बीच का जो चमड़ी है, यहाँ पे आप मसाज दे सकते हैं माँ को। माँ को बोल सकते हैं तुम आगे झुक जाओ, और आपको पीछे खड़े होना है, या उसकी सास को बोलना है पीछे खड़े हो जाए, और ये दो हड्डियों के बीच का जो गर्दन के नीचे जो भाग है, यहाँ पे उंगलियों से थोड़ा मसाज करें। तो होता क्या है, वहां की जो नसें हैं और जो स्तन की नसें हैं, वो एक ही होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मसाज करने की वजह से एक तरीके से ब्रेस्ट को मसाज मिलता है। तो वो एक और तरीका है। इसके बाद आप हैंड एक्सप्रेशन से
दूध निकाल सकते हैं। एक और तरीका है दूध निकालने का, वो है पंप। तो मुझे पता नहीं आपके हॉस्पिटल्स में पंप है कि नहीं। तो ये जो पंप है ये ना हम 2-3 माताओं के बीच में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आइडियली, ये एक ही माता के लिए होता है। लेकिन अगर कमी है फैसिलिटीज की तो फिर हम इसको बार बार अच्छे से साबुन से धोकर और गर्म पानी में उबालकर कम से कम 10 मिनट उबालकर जिस तरीके से स्टेरिलाइज करते हैं, हर पंप के पार्ट को अलग करके अलग अलग माताओं में भी यूज कर सकते हैं। आइडियली नहीं करना चाहिए, तो इसको कहते हैं पंप। तो पंप हम लोग, ये है हाथ से करने वाला पंप, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, ये मैंने ये इस पे लगाया है, ठीक है, और इसको इस तरीके से, तो ये ज्यादा आसान हो जाता है कितनी बार। अगर बहुत बार हाथ दूध निकालना पड़े तो हाथ कितनी बार दर्द हो जाता है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऑफ कोर्स जंतु संसर्ग का रिस्क रहता है अगर आपने ठीक से इसे साफ नहीं किया है, ठीक से उबाला नहीं है। जबकि हाथों में इतना रिस्क नहीं रहता है, सिर्फ आपको हाथ धोने हैं। दूसरी एक और चीज है इलेक्ट्रिक। आप इसको निकाल के यहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप लगा सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक भी है, ये देखिए। तो यही चीज इलेक्ट्रिक पंप भी काम करती है। तो ये है ना, ये मोटर है, तो इसके आगे एक वो वायर लगती है और वो इलेक्ट्रिसिटी को जाती है, तो ये अपने आप ही होता रहता है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो ये एक हो गया इलेक्ट्रिक पंप। अभी आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाती हूँ आपके हॉस्पिटल के लिए। आइडियली मैंने बताया ये दोनों चीजें दिखाई, ये एक साइड की थी, दोनों साइड का भी पंप आता है, तो ये मोटर है उसकी। तो ये तीन ना ज्यादा हम कहते हैं, वैसे आइडियली ये लोग जो भी बनाते हैं ये भी यही बोलते हैं कि एक माता के लिए एक ही इस्तेमाल करो। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर थोड़ी फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है, तो इसको हम जैसे बोला साबुन से धोकर और गर्म पानी में उबाल के ड्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियली हॉस्पिटल में ना ये 2 तरीके के पंप होने चाहिए। तो ये दोनों पंप्स का क्या काम है, ज्यादातर जहाँ पे मिल्क बैंक बनाया जाता है। मिल्क बैंक सुना है आपने, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे मिल्क बैंक होता है। तो ब्लड बैंक में हम लोगों को बोलते हैं रक्तदान करो। रक्तदान करके हम उस रक्त को के ऊपर बहुत सारे टेस्ट करते हैं कि उसमें HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस B तो नहीं है, और तो प्रॉब्लम्स नहीं है। और वो टेस्ट होने के बाद उस दूध को, सॉरी उस खून को बहुत अच्छे फ्रिज में, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स में रख दिया जाता है। बहुत टाइम तक हम उसको रख सकते हैं। वैसे ही हम जिन माताओं को ज्यादा दूध आ रहा है, या जैसे मैं जिस हॉस्पिटल में पढ़ी हूँ, सायन हॉस्पिटल में, वहां पे तो रूटीन था कि तीसरे चौथे दिन जब माँ का ब्रेस्ट फूल जाता है दूध से या एंगॉर्जमेंट हो जाता है, तब एक औरत आती थी ये हाथ में उठा के और सब माताओं का दूध निकालती थी। ये उसके पास बहुत सारे होते थे ये वाले ना, साफ किए हुए, एक ही सबको नहीं लगाती थी, तो ऐसी बॉटल्स बहुत सारी होती थी उसके पास, और वो अलग अलग करके माताओं से दूध निकालती रहती थी। तो एक तो माताओं को भी फायदा है कि उनकी छाती खाली हो रही है, छाती खाली होने से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, दूध बनना बढ़ता है, एक बार खाली होगी तो भर के आएगी। दूसरा, जिन माताओं की छाती फूली हुई है उनको बहुत आराम मिलता है इससे। और तीसरा, इतना सारा दूध इकट्ठा हो जाता है कि उसके ऊपर फिर जाके जांच करते हैं वो, और उस दूध को अलग अलग डब्बों में भर के फ्रिज में, बड़े बड़े फ्रिज होते हैं उसमें डाल देते हैं। और उसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे ICU में भर्ती हैं, तो उनको गाय का दूध या फॉर्मूला देने से अच्छा माँ का दूध देना चाहिए ना, चाहे उनकी माँ का ना हो। अगर उनकी माँ नहीं दे पा रही है तो फिर डोनेटेड ब्रेस्ट मिल्क की जिन माताओं ने दूध का दान किया है उस दूध को देते हैं फिर। तो ये बहुत फायदेमंद है। अगर किसी माँ को दूध नहीं आ रहा है या किसी कारण से दूध पिला नहीं पा रही है, या माता की मृत्यु हो गई है, या ICU में बच्चा है,
तो ऐसी सब परिस्थितियों में एक मिल्क बैंक अपने हॉस्पिटल में होना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर आप मैं ना मलेशिया में पढ़ाई करने गई थी, तो मैंने वहां पे देखा था कि वहां क्या होता था, क्योंकि बहुत अलग अलग देशों की औरतें वहां रहती हैं, जैसे कुछ हिंदू रहते हैं, कुछ क्रिश्चियन रहते हैं, कुछ मुस्लिम रहते हैं, तो वहां पे ना थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता था दूध को, अलग अलग माताओं की दूध को मिलाना। तो वहां की माताएं ना अपने बच्चों को देती नहीं थी ऐसा दूध। तो वो क्या करते थे, एक अच्छा तरीका है उनका कि एक छोटे से साफ डब्बे में माँ को बोलती थी तुम अपना एक्स्ट्रा दूध, जो ज्यादा दूध हो रहा है वो निकाल दो, और उसको फ्रिज, हॉस्पिटल में एक ऐसा फ्रिज होता था 2 डोर वाला, कम से कम 2 डोर का होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, 2 डोर ये वाला, सॉरी, ये 2 डोर वाले फ्रिज में ना ऊपर वाला जो खाना होता है, अगर यहाँ पे हमने दूध रख दिया तो ये कम से कम 3 से 6 महीने तक रहता है। अगर इसी फ्रिज में हम नीचे रखें और सबसे ऊपर वाले खाने में रखें तो ये 3 से 5 दिन तक रहता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा आईसीयू में है किसी कारण से, जैसे जल्दी हो गया है, 7 महीने पे, 8 महीने पे हो गया है, या सिजेरियन हुआ है, या बच्चा डिलीवरी पे रोया नहीं, ऐसी सब परिस्थितियों में वो कितनी बार आईसीयू में रख देते हैं और माँ कहाँ होती है, वार्ड में होती है। तो माँ ना ही बच्चे को देख रही है, ना ही दूध पिला पा रही है। तो ऐसे में माँ को क्या बोलते हैं, तुम दूध निकालो। तो वो कटोरी में या एक साफ डब्बे में दूध निकालती है और उस दूध को आईसीयू में ले जाते हैं तुरंत। तो जो दूध बाहर हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो 4 से 6 घंटे तक ठीक रहता है। तो गर्मियों में हम 4 घंटा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज वो बच्चा बहुत बीमार है और उस समय उसको दूध पिला नहीं सकते हम, तो डॉक्टर बोलेगा अभी हमें दूध चाहिए नहीं, तो तुम फ्रिज में रख दो ताकि हम आगे कभी इस्तेमाल कर सके। तो फ्रिज में 2 तरीके हैं रखने के, उस डब्बे के ऊपर उस माता का नाम लिख के, कितना मिलीलीटर निकला है वो लिख के, और दिन का नाम, कौन से दिन निकाला है वो लिख के, और समय लिख के आप फ्रिज में ऊपर रख सकते हैं। तो आपके हॉस्पिटल में अगर ऐसा एक फ्रिज है तो एक ट्रे में आप यहाँ पे अंदर उसका नाम लिख के रख सकते हैं कि जब बच्चा थोड़ा आईसीयू में बेहतर होगा तो 2-3 दिन के बाद जब उसको दूध देना शुरू करेंगे तब ये दूध निकाल के देंगे उसकी ही माँ का। तो दूध निकालना क्यों जरूरी है अभी, क्योंकि अगर हर 3 एटलीस्ट 3 से 4 घंटे में, 4 भी घंटा ज्यादा हो गया, हर 3 घंटे में वो दूध नहीं निकालेगी ना, कम से कम 8 बार 24 घंटे में, तो क्या होगा, उसका दूध बनना शुरू नहीं होगा। और फिर जब बच्चे को दूध की जरूरत होगी उसके पास दूध ही नहीं होगा देने के लिए। इसीलिए अगर माँ और बच्चे अलग भी हुए हैं तो भी माँ को वार्ड के अंदर आपको कहना है कि दूध निकालना शुरू करे हर 3 घंटे में, और आपको सिखाना है हाथ से कैसे दूध निकालना है। आप उनको साफ साबुन से धुली हुई, उबाली हुई छोटा सा स्टील का डब्बा दे सकते हैं जिसके अंदर वो दूध निकाले। तो यहाँ पे ऊपर रखेंगे, या अगर, और वैसे इतना ऊपर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको 1 हफ्ते के अंदर ही यूज करना है ये दूध। और ये दूध तो ठंडा होगा ना, तो कैसे इस्तेमाल करोगे, जब उसको देना है तो ठंडे दूध को हमें गर्म नहीं करना है, गर्म करते हैं तो उसके अंदर के जो प्रोटीन होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। तो आप कैसा कर सकते हैं, एक बड़े कटोरे में, बड़ी वाटी में जिसमें थोड़ा पानी हो, थोड़ा सा कोमट पानी या थोड़ा गर्म पानी, ज्यादा गर्म नहीं डालना है, और उसके अंदर ये डब्बा रख देना है। तो ये हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम ज्यादातर कहते हैं स्टील, स्टील सबसे अच्छा रहता है। तो स्टील उसके अंदर रख दें तो क्या होगा वो, और थोड़ा सा अगर उसे घुमाएंगे, उसके अंदर पानी जाना नहीं चाहिए, थोड़ा घुमाएंगे तो 1 से 2 मिनट में वो रूम टेम्परेचर, जो आपके कमरे का टेम्परेचर है, उस पे आ जाता है। आप उसको अपने हाथ पे एक बार टेस्ट कर लें पीछे की तरफ कि बहुत गर्म तो नहीं है, क्योंकि गर्म दूध बच्चे का मुंह जला सकता है। फिर उसे कटोरी से बच्चे को पिला सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हुआ स्टोर करने का। तो अगर आपके हॉस्पिटल में एक फ्रिज भी है, मिल्क बैंक नहीं होने दो, एक फ्रिज है, तो आप ये शुरू कर सकते हैं कि जो माता और बच्चा अलग हो रहा है उसकी माता को आपको पहले ही दिन से, जब डिलीवरी होती है उसके 6 घंटे के अंदर अंदर उसको दूध निकालना शुरू करना है। अगर सिजेरियन की माता भी है तो अगर वो सीधी लेटी है
तो 6 घंटे के बाद तो उसका निकल जाता है ना सारा ये भूल का पूरा असर या एनेस्थीसिया का असर, तो उसको हल्का सा एक तरफ करके छाती से दूध निकाल सकते हैं हम लोग, और हर 3 घंटे में निकाल निकाल के आईसीयू में या तो भेज दें, और वहां नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ फ्रिज में रख दें। और दोनों स्तनों का दूध एक डब्बे में डाल सकते हैं एक बार में, लेकिन जब दूसरी बार दूध निकाल रहे हैं 2-3 घंटे के बाद, वो उसमें ही नहीं भरना है, अलग डब्बा होना चाहिए। तो हर बार का अलग डब्बा होना चाहिए, लेकिन दोनों स्तनों का दूध मिला सकते हैं और इसमें रखते जाइए। फिर जब बच्चे को दूध की जरूरत होगी तो सबसे पुराना दूध पहले इस्तेमाल करना है। ये हो गया। ये जो ये है 3 से 5 दिन लिखा है, तो जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं, जल्दी हो गए, उनके लिए 3 दिन से ज्यादा पुराना दूध हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो पूरे 9 महीने पे हुए उन्हें 5 से 7 दिन तक भी हम दे देते हैं दूध। जरूरी है कि इस फ्रिज की लाइट नहीं जानी चाहिए कभी। और ये फ्रीजर वाला जो दूध है ना, ये ज्यादातर घर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो औरतें काम करना शुरू कर देती हैं और दूध की जरूरत होती है, तो हम बोलते हैं काम करना जब शुरू करोगे उसके 1 महीने पहले से ही थोड़ा थोड़ा दूध निकालना शुरू करो और फ्रीजर में रखना शुरू करो। ये जब 2 डोर का फ्रिज होता है, इसमें 3 से 6 महीने तक रख सकते हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसा फ्रिज होता है जिसमें एक ही डोर है और ऊपर छोटा सा एक खाना है फ्रीजर का, तो ऐसे में वो फ्रीजर 2 हफ्ते तक दूध ठीक रखता है। तो अगर आपके पास ऐसा वाला फ्रिज नहीं है, तो एक डोर वाला फ्रिज है जिसके अंदर छोटा सा खाना है फ्रीजर का, वहां पे भी 2 हफ्ते तक दूध रहता है। अभी ये वाला वो पल्स पोलियो का आइस बॉक्स आपने देखा होगा, है ना? वो पल्स पोलियो का आइस बॉक्स 24 घंटे तक दूध ठीक रखता है। तो ये भी उन औरतों के लिए जो काम करने बाहर जाती हैं, और बाहर फिर जब काम करने जाती है 8 घंटा घर से बाहर रहती हैं, तो हम बोलते हैं ऑफिस में 2 बार हाथ से या पंप से दूध निकाल लो। और इस आइस बॉक्स, ऐसा आइस बॉक्स खरीद भी सकते हैं, तो इसमें जमा करके रखो, घर में लेके आओ और अगले ही दिन इसको 24 घंटे के अंदर अंदर पिला दो। ठीक है? और ऐसे आपके पास वैक्सीन के लिए, वैक्सीन रखने के लिए, टीके रखने के लिए, लस रखने के लिए इतने बड़े बड़े होंगे ये, सॉरी, तो इस ये 1 साल तक रखते हैं दूध, तो ये ज्यादातर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये तरीका है आपके हॉस्पिटल में दूध रखने का। मैं आपको एक बार बस ये दिखा दूं कि किस तरीके के डब्बे हैं हमारे पास। तो अगर ये देख पा रहे हैं, तो ऐसे स्टील के डब्बे, ये है 200 ml का, इससे छोटा भी आता है 100 ml का। तो ये बहुत अच्छा डब्बा है दूध जमा करने के लिए। तो इसमें तो डायरेक्टली सीधा का सीधा माता इसके अंदर ही दूध निकाल सकती है ऐसे। ठीक है? ये लिया, ठीक है? और इसको कैसे धोया है? पहले आपने देखा होगा विम या प्रिल का लिक्विड सोप आता है, पानी वाला सोप, उससे इसको घिसना है एक ब्रश लेके, और वो ब्रश इसी के लिए रख दो, ऐसे ब्रश से साफ किया। अगर आप टिकिया से धोएंगे ना तो थोड़ा थोड़ा जम जाता है, पाउडर लो तो उससे भी जम जाता है, तो लिक्विड सोप से धो दें। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक भगोने में थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसके अंदर लिक्विड सोप का एक घोल बना के रखें, उससे ये साफ करके फिर पानी से धोना है। उसके बाद इसे गर्म पानी में उबाल देना है कम से कम 10 से 15 मिनट। उबालने के बाद इसको सूखने के लिए रखना है हवा में। इसको आप पोंछिए मत, पोंछेंगे तो वो तो कपड़ा भी खराब होता है ना, तो इसलिए हवा में सूखने के लिए रखें। जब एक बार सूख जाए तो इस डब्बे को बंद करके स्टोर करके रखें कि ये स्टेरलाइज्ड डब्बा है। ये आप माता को दे सकते हैं, इसमें दूध निकाल सकती है। फिर इसके ऊपर लेबल लगाएं, माता का नाम, माता का नाम, आप मुझे सुन पा रहे हैं आई होप, माता का नाम, कितना ml निकला है, कौन से दिन निकाला है, कितने बजे निकाला है, और इसको फ्रिज में डाल दीजिए। तो ये एक चीज आप अभी कर सकते हैं जब तक मिल्क बैंक शुरू नहीं हुआ है। मैं एक बार सुनना चाहूंगी कि आप लोगों को अभी कुछ इन सब चीजों के बारे में कुछ कहना है, या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं मुझसे कि आपके वहाँ क्या क्या होता है। एक मिनट।
तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक बार नीलोफर आप बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे को किसी की आवाज ही नहीं आ रही है आप सब में से। और अपना वीडियो जरा ऑन कीजिए आप लोग। डॉक्टर तुषार, आप लोग बोल सकते हैं कोई एक जन प्लीज। ब्रेस्ट, तो ट्यूब ऑन ब्रेस्ट का क्या मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा छाती ले ही नहीं रहा, कुछ भी करो तो बच्चे को छाती पे रखने के लिए, या दूसरा है कि बच्चे को बॉटल इतना टाइम दिया गया है कि बच्चा छाती ले ही रहा है, तो बच्चे को छाती पे वापस लेके आने के लिए। या तीसरा कारण हो सकता है बच्चा वजन ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, बच्चा एकदम कुपोषित है, पतला है, और बच्चे को हर फीड में थोड़ा और दूध देने की जरूरत है, स्पेशली हाइंड मिल्क। तो ऐसा कर सकते हैं, एक बॉटल, ये घरेलू तरीका है, एक साफ बॉटल, उसके ऊपर एक होल करना है, उसके अंदर दूध भरे, तो माता का ही दूध तो अच्छा है। इस बॉटल की जगह हम एक कटोरी भी रख सकते हैं, एक कटोरी, उसके ऊपर इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, ये जो है इन्फेंट फीडिंग ट्यूब चिपका सकते हैं, और उसमें दूध रख सकते हैं, माँ ही अपना दूध। तो हर बार, और ये माँ के जो निकल के चिपका देना है, और बच्चे को छक लगाना है, तो जब बच्चा दूध पिएगा, पीते पीते अपने आप ही दूध ये कटोरी से या बोतल से खींच में आ जाएगा, तो हर फीड में उसको थोड़ा ज्यादा दूध मिलता है। तो ये ज्यादातर हम लोग हाइंड में करते हैं, तो जिन बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है, जैसे माँ घर चली गई और वो 1 महीने के बाद वापस आई और आपने देखा अरे इसका तो 1 महीने में वजन ही नहीं बढ़ा, तो हम उसको दो दिन भर्ती करके उसको ये सिखा सकते हैं कि जब वो स्तनपान करती है, जैसे उसने एक बार इस साइड से स्तनपान किया, वो दूसरे साइड से हाइंड मिल्क निकाल सकती है। हाइंड मिल्क कैसे निकालेगी? शुरुआत का हाथ से दूध निकालना शुरू करे, क्योंकि दूसरे साइड तो पूरा भरा हुआ है, बच्चे ने दूध ही नहीं लिया है, तो शुरुआत का दूध फिर या फ्रिज में रख दे, और जो आगे का दूध है उसमें तो पूरा चर्बी भरा पड़ा है, तो उसको कहते हैं हैंड मिल्क, वो अलग डब्बे में निकाले। तो शुरुआत का दूध अलग डब्बे में, बाद का दूध अलग डब्बे में, और उस डब्बे को आप या तो बाहर रखें 4 घंटे तक, या फ्रिज में रख दें, ठीक है। अगली बार जब बच्चा दूध पिएगा, तो वो हैंड मिल्क उस कटोरी में या इस बोतल से फीडिंग ट्यूब के द्वारा दूध पीने के साथ साथ दे दें। तो ये जो ट्यूब है ना, ये बच्चे के मुंह में जा रही है, तो ज्यादातर हम कहते हैं कि मुंह के साइड से डालो ताकि बच्चे को पता ना चले, ऊपर से जाती है तो बच्चे को पता चल जाता है ट्यूब आई है, तो वो ऐसे से इरिटेट हो जाता है। तो क्या होगा, माँ का दूध पीने के साथ साथ उसको हाइंड मिल्क या चर्बी वाला दूध भी माँ का मिलता रहेगा, तो बच्चे का इस तरीके से हम वजन बढ़ाते हैं। कुपोषित बच्चों में काफी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहिए। तो